अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2011 का जो सिविल जज का सिंध जुडिशरी जो पास पेपर से उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, और साथ ही साथ आपको जो है इंग्लिश नोट्स भी नज़र आएंगे। तो आप जो है एंड तक इस वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए और इसको देखिए और समझिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2011 में जो सिंध जुडिशरी जो हुआ था, सिविल जज का जो पेपर हुआ था उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो है कि डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड रिवीजन। यानी कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिव्यू को और रिवीजन को इनमें क्या डिफरेंस है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो इनका डिफरेंस जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिव्यू एंड रिवीजन है क्या। रिव्यू क्या होता है? अगर हम इसके रिलेवेंट प्रोविज़न की बात करें तो रिव्यू जो है वो आपको सेक्शन 114 और आर्डर 47 जो है सीपीसी 1908 में आपको नज़र आएगा कि रिव्यू क्या है। रिव्यू का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है रिव्यू मीन्स रिकन्सिडरेशंस और री एग्जामिनेशन ऑफ अ जजमेंट आर ऑर्डर बाय द सेम कोर्ट विच पास्ड इट। यानी कि इन सिंपल रिव्यू का मतलब ये होता है कि रिकन्सिडर करना, दोबारा उसको देखना, री एग्जामिनेशन करना, यानी कि दोबारा उसको एग्जामाइन करना। किसको? उसी जजमेंट को, उसी ऑर्डर को, उसी डिग्री को जो उस कोर्ट ने खुद पास की हो। यानी कि एक कोर्ट है, उसने कोई अपनी जजमेंट दे दी या कोई ऑर्डर दे दिया, कोई डिग्री पास कर दी, अब उसी को ही दोबारा देखती है, दोबारा उसको चेक किया जाता है, उसको हम कहते हैं रिव्यू। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है इसका वो ये है कि कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंटरटेन, मतलब कि कौन सी कोर्ट होती है जो कि कॉम्पिटेंट होती है इंटरटेन करे, यानी कि रिव्यू को देखे। तो वो रिव्यू कैन ओनली बी हेयर्ड बाय द सेम कोर्ट दैट पास द डिग्री और ऑर्डर। रिव्यू हमेशा जो सेम कोर्ट होती है जिसने जजमेंट दी है, जिसने डिग्री पास की है या जिसने ऑर्डर दी है किसी भी केस के ऊपर, तो रिव्यू जो है वो उसी ही कोर्ट में होगा, किसी और कोर्ट में नहीं होगा। ठीक है। हु में अप्लाई, यानी कि कौन रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है? एनी पर्सन एग्रीड बाय डिग्री ऑर्डर में अप्लाई फॉर रिव्यू। यानी कि कोई भी बंदा जो कि एग्रीड बंदा वो होता है कि जिसको नुकसान हो रहा हो। ठीक है। किसी भी वजह से जिसको लॉस हो रहा हो, जिसको मतलब कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, तो वो क्या कर सकता है? डिग्री मतलब कि वो कोर्ट में जा सकता है। वो एग्रीड बंदा होता है, वो एग्रीड पार्टी होती है, वो क्या कर सकता है? जाके अपना रिव्यू जो है वो फाइल कर सकता है उसी कोर्ट में जिसने वो ऑर्डर या जजमेंट या डिग्री पास की है। ठीक है। सेकेंड इज नेचर of power. The power of review is discretionary and limited in nature. यानी कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। ठीक है। मतलब कि जो ग्राउंड्स रिव्यू के बताए गए हैं, अगर उनमें आपका वो मतलब कि मैटर फॉलो करता है कि कोर्ट को लगता है कि वाकई इसमें जो है वो रिव्यू अलो होना चाहिए, तो कोर्ट अलो करती है। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ रिव्यू इज़ टू करेक्ट एन अपेरेंट एरर। यानी कि एक जो मिस्टेक, एक जो गलती जो ज़ाहिरी तौर पर है और नज़र आ रही है, ठीक है, उसको क्या करना? करेक्ट करना। न्यूली डिस्कवर्ड एविडेंस, यानी कि कोई ऐसा एविडेंस जो न्यू डिस्कवर हुआ है, यानी कि जो पहले नहीं हो सका और अचानक से या बाद में वो एविडेंस ज़ाहिर हो गया है। ठीक है। तो उस एविडेंस के बेस पर भी आप जो है वो उसको मतलब कि रिव्यू फाइल कर सकते हो। प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी कि जो कानून का जो इंसाफ जो है, मतलब कि जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस यानी कि ना इंसाफ़ी ना हो सके। ठीक है। अपील वर्सेस रिव्यू, अब यहाँ पर बताया गया है कि रिव्यू इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर अपील एंड कैन नॉट बी यूज टू री आर्ग्यू द केस ऑन मेरिट। यानी कि रिव्यू का मतलब हम ये नहीं लेंगे कि इट्स एन अपील, दोबारा से केस सुना जाएगा और मतलब कि एविडेंस वगैरह ये वो। नो 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 नो, रिव्यू का मतलब सिर्फ होता है केस को मेरिट्स पर डिसाइड करना
उसमें पूरे केस को डिसाइड नहीं किया जाता, री आर्ग्यूज में नहीं होते, दोबारा से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं होते, सिर्फ वो एक पॉइंट, एक मिस्टेक जो होती है उसके ऊपर ही ये सारा कुछ जो है वो डील करता है, बस उसी को ही करेक्ट किया जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ रिव्यू, रिव्यू का इफ़ेक्ट ये है कि इफ़ रिव्यू इज़ अलाउड द कोर्ट में मॉडिफाई, रिवर्स और कन्फर्म इट्स अर्लियर डिसीजन। अगर रिव्यू कोर्ट अलाउ करती है तो वो अपने डिसीजन को मॉडिफाई यानी कि चेंज भी कर सकती है, वापस भी कर सकती है उसको, ठीक है, रिवर्स कर सकती है अपने डिसीजन को जो कोर्ट ने पहले दिया हो, और उसको कंफर्म भी कर सकती है, यानी कि एज इट इज़ जो है भाई वो ही रहेगा, उसको वैसे भी रख सकती है। अब रिव्यू के जो ग्राउंड्स है वो हम देखेंगे। सबसे पहला ग्राउंड से रिव्यू में बी क्लेम्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट मैटर आर एविडेंस विच डिस्पाइट्स ड्यू डिलिजेंस, यानी कि बहुत सी कोशिशों के बाद कोई एक ऐसा एविडेंस है जो पहले नहीं मिल सका और फिर बाद में वो मिल जाता है और वो बहुत ज़रूरी है, वाज नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द एप्लीकेंट, या तो फिर वो एक ऐसा एविडेंस था जो एप्लीकेंट की नॉलेज में ही नहीं था, और या फिर वो किसी वजह से बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वो टाइम पे वो एविडेंस मतलब के कोर्ट में नहीं पेश कर सके। अगर वो एविडेंस फिर बाद में अगर मिल जाता है और एप्लीकांट या कोई भी अगर पार्टी जो है वो आकर अगर कोर्ट में प्रोड्यूस करती है तो उसके ऊपर अगर कोर्ट को लगता है कि ये नेसेसरी है तो उसमें जो है वो रिव्यू अलो कर सकती है, ठीक है। फॉर सपोज कोई एक ऐसा केस चल रहा है, कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई टाइटल डॉक्यूमेंट है या कुछ भी कह दे, वो नहीं मिल रहा, अब वो नेसेसरी है लेकिन वो बहुत सी कोशिशों के बाद भी वो एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल सका, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो डॉक्यूमेंट बाद में मिल जाता है, जबकि डिग्री पास हो गई, ऑर्डर पास हो गया, लेकिन फिर भी अगर बाद में मिल जाता है और वो बंदा कोर्ट में लेकर आता है तो उसकी बुनियाद पर भी रिव्यू कोर्ट अलो कर सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज मिस्टेक आर एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि ज़ाहिरी तौर पर कोई एक ऐसी मिस्टेक है, कोई एक ऐसी गलती है जैसे कि क्लेरिकल, अर्थमेटिकल या ऑब्वियस लीगल एरर, कोई एक ऐसा एरर है, यानी कि ये लॉ की तरफ से कोई एक मिस्टेक है, जैसे कि गलत डेट मेंशन कर दी हो, अमाउंट जैसे कि 3 लाख लिखने थे 5 लाख लिख दिए हों, ठीक है, गलत सेक्शन नंबर मेंशन कर दिया हो, गलत जुरिस्डिक्शन में मेंशन कर दी हो, इस सिचुएशन में भी रिव्यू अलो होता है। इसके अलावा एनी अदर सफिशेंट रीज़न, कोई भी अगर मतलब कि दूसरा कोई सफिशेंट रीज़न हो तो उसके बेसिस पर भी रिव्यू अलो किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिवीजन। अब रिवीजन क्या होता है, इसका अगर 11 प्रोविज़न हम देखें तो ये डील करता है सेक्शन 115 CPC 1908 से, ठीक है। रिवीजन का मतलब क्या होता है, मीनिंग, यानी कि रिवीजन मीन्स अ सुपरवाइजरी jurisdictions ऑफ द हाई कोर्ट टू एग्जामाइन द लीगलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये एक सुपरवाइजरी jurisdiction होती है, यानी कि हाई लेवल की एक jurisdiction होती है जो कि ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास होती है। किस लिए, ये एग्जामाइन करती है लीगलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास बाय अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि जो नीचे वाली जो कोर्ट्स होती हैं वो अगर कोई ऑर्डर वगैरह पास करती हैं तो उसकी कानूनी क्या हैसियत है, क्या उसमें कोई एरर वगैरह मतलब कि कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती आ गई है, या तो फिर इलीगली कोई ऑर्डर वगैरह पास किया है, तो ये उसको चेक करती है। और ये जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, हाई कोर्ट के पास होती है, और ये सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है। कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंटरटेन, यानी कि किस कोर्ट के पास ये अख्तियार होता है, किस कोर्ट के पास ये पावर होता है, ओनली द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरटेन अ रिवीजन पिटीशन, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर होता है। हु में अप्लाई, अब कौन अप्लाई कर सकता है, एग्रीड पर्सन में इन्वोक द रिविजनल जुरिस्डिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, वो भी कर सकती है। और इसके अलावा कोर्ट जो है ज़्यादातर ये होता है कि इस कोर्ट जो है वो सोमोटो लेती है, ठीक है। रिविजनल का जो पावर जो है, नेचर ऑफ पावर, रिविजनल पावर जो है वो सुपरवाइजरी होता है एंड करेक्टिव होता है, नॉट अपीलेट होता है, ठीक है, यानी कि इसमें अपील वगैरह कुछ भी नहीं होती है, ये सुपरवाइजरी पावर होता है जो कि कोर्ट जो है इसमें सोमोटो लेती है। पर्पज़ इसका क्या है, ऑब्जेक्ट जो है रिवीजन का बेसिकली वो यही है, टू इंश्योर दैट सब ऑर्डिनेट कोर्ट
एक्ट विद देयर लॉफुल जुरिस्डिक्शन। ये मतलब कि देखना और कि जो नीचे वाली जो कोर्ट्स जो हैं वो अपनी जो उनको जुरिस्डिक्शन दी गई हैं उनके तहत काम सही से कर रही हैं या नहीं कर रही। अपील वर्सेस रिवीजन, रिवीजन लाइज ओनली व्हेन नो अपील इज प्रोवाइडेड बाय लॉ अगेंस्ट द इम्प्यून ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर जो दे दिया गया है, जो पास कर दिया गया है, उसके ऊपर जो है कोई भी अपील वगैरह लाई नहीं करती हो। ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिवीजन, द हाई कोर्ट में सेट असाइड मॉडिफाई अफर्म द इम्प्यून ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर पास किया गया है हाई कोर्ट उसको सेट असाइड भी कर सकती है। ठीक है। उसको मॉडिफाई भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है, या जैसा वो है उसको उसी तरीके से भी रख सकती है। ठीक है। अब इसके ग्राउंड क्या होंगे? ग्राउंड ये होंगे, द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज रिवीजन वियर द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज़ एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, यानी कि जो नीचे वाली जो कोर्ट है उसने जुरिस्डिक्शन जो यूज़ की है वो लॉ की तरफ से उसको दी ही नहीं गई है, उसने वो जुरिस्डिक्शन जो है वो यूज़ कर दी है। जैसे कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, या कोई ऐसा सूट जो कि उस कोर्ट के अख्तियारात में नहीं आता, उसकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता, वो कोर्ट इस सूट को ट्राई नहीं कर सकती। फिर भी अगर वो कोर्ट किसी ऐसे सूट को जो है वो चलाती है, किसी ऐसे केस को सुनती है, या अपनी जो उसकी जो पेक्यूनियरी जो लिमिटेशन जो है, यानी कि उससे बढ़कर जाके वो कोई अगर फैसला वगैरह देती है, तो इस सिचुएशन में भाई यहाँ पर जो है हाई कोर्ट कहेगी कि ये तो आपकी जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, यानी कि लॉ की तरफ से आपको ये जुरिस्डिक्शन दी ही नहीं गई जो आपने यूज़ की है। ठीक है। हैज़ फेल्ड टू एक्सरसाइज आर जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड, या जो आपको जुरिस्डिक्शन दी गई है आपने उसको यूज़ ही नहीं किया, आप फेल हो गए, आपने अपनी जुरिस्डिक्शन का सही इस्तेमाल नहीं किया जो आपकी कोर्ट को जो आपको अख्तियारात दिए गए हैं। ठीक है। यानी कि कोई एक ऐसा केस है, फॉर सपोज फैमिली केस है या रेंट केस है, जिसमें आपके पास अख्तियारात है, आपकी जुरिस्डिक्शन में वो केस आता है, आप उसको डील करें, आप उसको सुने, उसके बावजूद भी आप उस केस को अगर जो है वो मतलब कि नहीं डील कर रहे या डिले कर रहे हैं, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऑर्डर वगैरह नहीं दे रहे, तो इसका मतलब कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने में फेल हो गए, यानी कि आपने उसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया। हैज़ एक्टेड इलीगली आर विद मटीरियल इरेगुलरिटी इन एक्सरसाइजिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, यानी कि या तो फिर इलीगली गैर कानूनी तरीके से आपने एक्ट किया है, या तो फिर उसमें किसी किस्म की कोई मटीरियल इरेगुलरिटी आ गई है जो जुरिस्डिक्शन आपने यूज़ की है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में ये याद रखना है कि जुरिस्डिक्शन का मसला आ रहा है, तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी पावर है वो सोमोटो ले सकती है। किसके ऊपर? अगर आपने जुरिस्डिक्शन को जो आपने इस्तेमाल की है वो आपके पास है ही नहीं, या आपके पास जो जुरिस्डिक्शन है जो आपको इस्तेमाल करनी थी प्रॉपर तरीके से वो आपने नहीं किया, आप उसमें फेल हो गए, या फिर आपने गैर कानूनी तरीके से उसको एक्सरसाइज किया है, या उसमें किसी किस्म की कोई मटीरियल इरेगुलरिटी आ गई है, तो भी यहाँ पर हाई कोर्ट क्या करेगी? सोमोटो एक्शन लेगी इसके ऊपर, और जो है वो रिवीजन कहलाएगा, और वो इस डिसीजन को जो आपने दिया है, यानी कि जो लोअर कोर्ट ने या सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दिया है, उसको चेक करेगी और उसके बाद उसको मॉडिफाई भी कर सकती है। उसमें किसी किस्म की अगर कोई चेंजिंग वगैरह लानी है तो वो भी ला सकती है, या उसको अगर लगे कि नहीं ये सही है तो उसको वैसे का वैसा भी रख सकती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखें, इफ़ अ सिविल जज इंटरटेन अ सूट बियॉन्ड हिज पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि हर सिविल कोर्ट के मतलब के जो सिविल कोर्ट के जजेस होते हैं उनके पास एक ज्यूरिस्डिक्शन होती है कि भाई इतने अमाउंट का केस आप जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है। जैसे सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास भाई इतनी है, सीनियर सिविल जज के पास इतनी ज्यूरिस्डिक्शन है। तो अब अगर फॉर सपोज एक जज जो है वो उसकी 5 लाख की हम समझ लें कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है, अब वो 5 लाख से ऊपर का केस अगर सुनता है या डिसाइड करता है तो यहाँ पे हाई कोर्ट इंटरफेयर करेगी थ्रू रिवीजन अंडर सेक्शन 115 सीपीसी के यू हैव नो जुरिस्डिक्शन। आपने जो जुरिस्डिक्शन यूज़ की है वो एक्सरसाइज नहीं करती। ठीक है। ये आपने जो है बिहाइंड द लॉ जुरिस्डिक्शन आपने एक्सरसाइज की है, आपके अख्तियारात में ये पावर नहीं आता।
तो जी अब देखते हैं इनके डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड रिवीजन के इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा मेन डिफरेंस है। सबसे पहले कि कोड कौन सी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अगर हम रिवीजन की बात करें तो इन रिवीजन द मिस्टेक और एरर ऑफ लोअर कोड चैलेंज होती है कहाँ पर, बिफोर इन अदर हाई कोर्ट, ठीक है। यानी कि उसी सेम कोर्ट में नहीं होती। अगर हमें मतलब कि रिवीजन अगर जो होती है वो हाई कोर्ट में ही होती है और ये एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है, किसके पास, हाई कोर्ट के पास होती है। और इन केस ऑफ रिव्यू, अगर रिव्यू में देखा जाए तो जो भी मिस्टेक होती है या एरर होती है, जो भी पॉइंट आउट करनी होती है वो उसी सेम कोर्ट में होती है। यानी कि जो रिव्यू फाइल जो होता है वो उसी सेम कोर्ट में फाइल होता है जिसने वो ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री जो है वो पास किया हो, ठीक है। वो ही उसकी करेक्शन कर सकती है। स्टेज ऑफ ऑर्डर, यानी कि रिवीजन जो है वो जब फाइनल डिसीजन आ जाता है केस का, ठीक है, उसके बाद जो है वो रिवीजन फाइल होता है। लेकिन रिव्यू जो है वो इंटरक्लोटरी, यानी कि जो इंटीरियम ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उनके ग्राउंड्स पर भी, यानी कि उनके ऊपर भी हम फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इंटीरियम ऑर्डर्स यानी कि वो ऑर्डर्स होते हैं अभी केस फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, बीच में कोई इंजेक्शन कोर्ट ने दे दिया, ठीक है, तो उस इंजेक्शन के ऊपर भी आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी अपीलेबिलिटी की भी बात करें तो एन ऑर्डर पास इन रिवीजन में भी अपीलेबल, यानी कि जो रिवीजन का जो भी ऑर्डर वगैरह पास होता है वो अपीलेबल होता है, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पर लॉ उसकी जो है वो परमिशन देता है, लेकिन रिव्यू का जो ऑर्डर पास होता है वो अपीलेबल नहीं होता। मोड ऑफ इनोवोकेशन का मतलब होता है कि क्या तरीक़ेकार होगा रिव्यू फाइल करने का, रिवीजन फाइल करने का तरीक़ेकार क्या होगा। बेसिकली जो रिवीजन जो है वो मतलब कि जो जुरिस्डिक्शन होती है वो हाई कोर्ट की होती है, ठीक है। ये हाई कोर्ट जो है वो क्या करती है, इसमें जो है वो हाई कोर्ट के पास एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है, तो वो उसके तहत क्या कर सकती है, सो मोटो एक्शन ले सकती है, यानी कि खुद की बुनियाद पे, किसी के कहने पे नहीं, खुद से ही हाई कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी ऑर्डर या जजमेंट को चैलेंज कर सकती है इन अ रिवीजन, ठीक है। वो अपनी रिवीजनल जो भी जुरिस्डिक्शन होती है हाई कोर्ट उसको यूज़ कर सकती है। और जो रिव्यू जो होता है आपका, बेसिकली ये एक्सरसाइज होता है ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि जो आपकी एग्रीव्ड पार्टी जो होती है, जो सेटिस्फाई नहीं होती या जिसको लॉस हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके वो जो क्या करती है, रिव्यू फाइल करती है।